प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम वीडियो के क्रम में वीडियो नंबर पार्ट 6, ये आपके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है और यह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका मतलब ये पार्ट 6 भी आपके एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट पार्ट होगा। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ राइट कर रखा है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 इसको रीड करते हैं और फिर उसके बाद वन बाय वन सबका जो सोल्यूशन है वो आपको देते हैं। देखिए, यहाँ पे लिख रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। तो आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। और यही नहीं, बताने के साथ आपको जस्टिफाई भी करना आंसर को, यानी आपको कैलकुलेट करके दिखाना भी है कि कैसे ये ट्रू या फॉल्स है। तो वन बाय वन हम करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं नंबर 1। तो जब नंबर 1 वाला देखेंगे तो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1 लिखा है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे ये स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक ट्रायंगल। ठीक है ना। कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी। फर्स्ट पार्ट, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है ना। ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल। ठीक है ना। बी पे इसको 90 डिग्री दिखाते हैं। यहाँ पे ए हो गया, ये सी हो गया, ये एंगल ए हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने दिखा राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल बना रहा है। इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया। अब आप देखिए tan ए का फार्मूला क्या होता है। ये फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। अच्छा देखिए, यहाँ ए के लिए ये तो हो जाएगा बेस और इसके अपोजिट ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर अगर ग्रेटर होगा बेस से, इफ परपेंडिकुलर ग्रेटर होगा बेस से, हो सकता है कभी बेस बड़ा होता है, कभी परपेंडिकुलर का वैल्यू ज्यादा होता है, दोनों में कोई भी वैल्यू हो सकती है। केवल हाइपोटेन्यूज के केस में है तो ये लॉन्गेस्ट साइड होता है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर में कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। कोई डिफरेंट नहीं है कि परपेंडिकुलर ही बड़ा होगा या बेस ही बड़ा होगा, दोनों में कोई भी वैल्यू। तो परपेंडिकुलर अगर बेस से बड़ा होगा तो tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर ऊपर है बड़ा है तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये बेस से क्या है, छोटा है, तो tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो छोटी हो जाएगी ना 1 से। तो ये स्टेटमेंट कैसे ट्रू है, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज, क्यों बच्चों, आ रहा समझ में। तो इस तरह से स्टेटमेंट नंबर 1 का जो है ये हम क्या लिखेंगे, आप फॉल्स। रीजन तो यहाँ जस्टिफाई कर दिया हमने। आइए नंबर 2 पे देखते हैं, एक नजर डालते हैं क्या है स्टेटमेंट नंबर 2। ये कह रहा है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब इसको भी हम बिना कैलकुलेशन के कैसे बता पाएंगे, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमको ये तो इरेज करना ही होगा। ठीक है ना। पार्ट 2 को, पार्ट 1 आपने तो समझ लिया, अच्छे से जाइए वहाँ पे वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिए। ठीक है ना। तब तक हम आते हैं वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो आइए sec a इक्वल टू गिवन है, sec a इक्वल टू 12/5, ये गिवन है आपके क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो आपको एक ट्रायंगल पहले कंस्ट्रक्ट करना ही होगा इसको समझने के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से नेम राइट कर देते हैं ए बी सी। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो गिवन है
सेक इक्वल टू 12/5। अब इसका मतलब क्या हो गया, सेक का मतलब कास का रेसिप्रोकल, तो हाइपोटेन्यूज ऊपर हो जाएगा और बेस नीचे हो जाएगा। फार्मूला आप जानते ही हैं सेके का, ठीक है ना। ये 12/5 है, ठीक है। अगर ऐसे में देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज को मान लिया जाए, ये मान लो 12K हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये बेस कितना हो जाएगा 5K। ये 12K अगर है तो ये कितना हो जाएगा 5K हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि थर्ड साइड हमको पता करना है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या पता चलेगा आपको, BC स्क्वायर पता करना है, तो लिख देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये इक्वल टू हो जाएगा CA स्क्वायर। यानी अगर आपको BC स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो CA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर ये करना होगा। यानी BC स्क्वायर की वैल्यू 12K स्क्वायर माइनस 5K स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि मतलब 144K स्क्वायर में से आपको 25K स्क्वायर माइनस करना होगा। ये आ जाएगी वैल्यू 119K स्क्वायर। ओके बच्चों, तो BC की वैल्यू जो होगी √119 इंटू K हो जाएगी, ठीक है। ये इसका वैल्यू लगभग आप देखेंगे तो 10.9 के आ जाएगा, ठीक है। हैंस हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग टू साइड। इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज जो है हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। हैंस हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमेनिंग टू साइड्स। तो क्या हो जाएगा, हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बच्चों देखिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया है, ये तो ट्रू हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ऊपर है तो हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा ही होगा, नीचे का देखिए छोटा ही होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 2 जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। राइट कर लीजिए स्टेटमेंट नंबर 2 के आगे की ट्रू है। यहाँ पे हमने देख लिया इसका सोल्यूशन करके, ठीक है। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 पे। 1 2 तो आपके समझ में आ गया होगा। 3 क्या कह रहा है, cos A इज द एब्रिविएशन ऑफ यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल, ये कह रहा है, ठीक है ना। तो पार्ट 3 में आप रीजन सीधा सीधा लिख दीजिए, इसमें कुछ सोल्यूशन तो नहीं करना है, ना कोई कैलकुलेशन करना है, सीधे लिख दीजिए एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए इज कोसेक ए। लिखिए रीजन, यहाँ पे हम रीजन राइट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जस्टिफाई करने के लिए रीजन देना जरूरी है। एब्रिविएशन यूज्ड फॉर, देखिए यहाँ पे दिया ना एब्रिविएशन, यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए इज कोसेक ए, ओके, and cos A is the, and cos A is the abbreviation used for cosine of angle A, cosine of angle A. Hence the given statement is false. Hence the given statement is
फॉल्स। तो ये थर्ड भी आपका फॉल्स हो गया, फर्स्ट फॉल्स हो गया, सेकंड ट्रू हो गया और थर्ड भी फॉल्स हो गया। अब आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 क्या कह रहा है? कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। इसका आंसर तो आप खुद भी दे लेंगे। कॉट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए आपको राइट करके दिखा भी देते हैं। रीजन तो आपको राइट करना ही पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पे हम वीडियो को आपके लिए देखिए लगातार ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को सरल भाषा में समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बच्चों आपकी तरफ से भी रिस्पांस मिलना चाहिए। आप भी हमारे वीडियो को लगातार वॉच करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए। इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाते रहें और आपको गाइड करते रहें। नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है? कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो राइट करिए रीजन। Cot A is not the product of cot and A. Cot and A. It is the ratio. It is the ratio of base and perpendicular. Base and perpendicular। यानी आप लिख सकते हैं कि कॉट ए इक्वल टू होगा बेस अपान परपेंडिकुलर। ये फार्मूला यूज होगा, ना कि कॉट इंटू ये होगा। तो इस तरह से ये भी तो फाल्स ही हो गया बच्चों। राइट करिए यहाँ स्टेटमेंट नंबर 4, दिस इज आल्सो फाल्स। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट है बच्चों। तो देखिए 5 क्या है? साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। इसको आप प्रूव करिए कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे देख लीजिए, नंबर 3 और 4 तो आपको समझ में आ चुका होगा। नंबर 4 को मैं इरेज कर देता हूँ। यहीं पे आपको मैं नंबर 5 भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि वह फॉल्स है या ट्रू है। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 5 क्या कह रहा है? साइन थीटा इक्वल टू 4/, क्या दिखा रहा है? साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अब देखिए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अब यहां देखिए हाइपोटेन्यूज तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर होगा ना परपेंडिकुलर से। यहां तो स्मॉलर दिखा रहा है, ठीक है। लिखिए इन आ राइट एंगल्ड ट्रायंगल hypotenuse is always greater than perpendicular। तो हमेशा बड़ा होगा ही, लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है ना। Hence this statement is false। Hence this statement is false। तो इस तरह से देखिए बच्चों, यहाँ पे केवल स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू रहा, बाकी के सारे स्टेटमेंट फॉल्स हो गए, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों देखिए हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर चुके हैं और ये आपके एक्सरसाइज 8.1 के वीडियो के क्रम में पार्ट नंबर 6 था और टोटल इस एक्सरसाइज में 11 ही क्वेश्चन थे, उसमें 5 पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहीं पे आपका एक्सरसाइज 8.1 फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों ने मेरे वीडियो को अच्छे से देखा होगा, एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला होगा।
प्यारे बच्चों, देखिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि हमेशा आपको लगातार, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको लेक्चर के बाद क्वेश्चन को पेपर पेन लेके लगातार सॉल्व करना होता है। जितनी बार आप बार बार अगर उसको लगाते हैं तो आपका उस पर कमांड बढ़ता है, आपकी स्पीड बढ़ती है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो मेरा बस आप लोगों से यही कहना है कि डेली आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक टारगेट फिक्स कीजिए कि डेली आपको इतना क्वेश्चन लगाना है, ताकि आपका जब तक बोर्ड एग्जाम आने के पहले पहले आपका काफ़ी अच्छा खासा कमांड हो मैथ के सारे चैप्टर्स में। ठीक है ना बच्चों? तो एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है और उस पर लगातार कंटिन्यूअस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी रिजल्ट आ पाएगा। ठीक है ना? तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस एडवाइस को ध्यान रखेंगे और मेरे सारे वीडियो को 1 बाय 1 देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। ओके स्टूडेंट, अब हम आपसे मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज में, कुछ जल्दी मिलते हैं। तब तक आप इस एक्सरसाइज 8.1 को देखते रहिए, वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों।